लोकतंत्र पर आज जो खतरे हैं, संविधान जिस तरह खतरे में है, उसमें एकमात्र उम्मीद की किरण सर्वोच्च न्यायालय बचा था। तो अब उसके नट बोल्ट कसना है, ये योजना है। सोच समझ कर दिया गया बयान है। पिछले 3-4 बयान है, वे भी उसी रणनीति का हिस्सा है। जेपी नड्डा ने अपने नेताओं, अपने दोनों सांसदों निशिकांत और दिनेश शर्मा, इनके बयानों से पल्ला भले झाड़ लिया हो, लेकिन अंदर खाने बात वही है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह टाइट करो। ये सोची समझी रणनीति इस रूप में है कि इस वक्त देश में बीजेपी ने, मोदी शाह ने लगभग सब संस्थाओं को खामोश कर दिया है, उनकी चूड़ी टाइट कर दी है। राकेश जी, याद होगा आपको, बहुत अच्छी तरह इस देश को भी याद है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आए थे, खुले मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि हम पर दबाव है और तमाम तरह के लोकतंत्र खतरे में, न्यायपालिका को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं पैदा हो गई थी। लोगों ने कहा कि ये जो अंदर से तमाम दबाव था वो निकलकर सामने आ गया, लेकिन फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे कैसे कुछ लोग राज्यसभा की तरफ मुड़ गए, कुछ लोग थोड़े से नॉर्मल हो गए, चीजों को डाइल्यूट कर दिया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पर सीधे धमकी दी जा रही है, खुली धमकी दी गई है, और खुली धमकी कैसे दी गई है, पैटर्न है उसमें। पहले पहले 8 अप्रैल को उपराष्ट्रपति बोलते हैं, उपराष्ट्रपति बोलते हैं तो सबने कहा चुप रहिए, उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं, कानून के जानकार वो भी हैं, तो वहां पर चीजों को डाइल्यूट करने की कोशिश की। फिर निशिकांत दुबे प्रकट हो जाते हैं 19 अप्रैल को, और वो सीधे गृह युद्ध की जिम्मेदारी देश के सीजीआई पे थोप रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान वाली आइडियोलॉजी है कि आप कोर्ट को सीधे धमकी दे दें? कोई भी मामला हो और आप कानून के खिलाफ, आपके मन मुआफिक अगर कोई फैसला ना आए तो आप कानून की उन किताबों की अवहेलना करना शुरू कर दें? ये किस तरह का पैटर्न आप देख रहे हैं? क्योंकि ये मानकर नहीं चला जा सकता कि आरएसएस या बीजेपी से जुड़े हुए अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नहीं सुनेंगे, उनके ट्वीट की भी अवहेलना कर देंगे। आरएसएस में विचारक नहीं प्रचारक होते हैं, तो ये फिर किस तरह के प्रचारक हैं? देखिए, एक सोचा समझा, समझदारी से दिया गया बयान है। इसमें सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की भी सहमति। निशिकांत दुबे कोई पन्ना प्रमुख नहीं है, बीजेपी के सोशल मीडिया सेल के कोई पदाधिकारी नहीं है, आईटी सेल के कोई ट्रोल नहीं है। वे सांसद हैं, बाकायदा वही बैठते हैं सत्ता पक्ष में, ट्रेजरी बेंच पर पीछे, जहां प्रधानमंत्री आगे बैठे होते हैं। लेकिन वे ऐसे बयान हमेशा से देते आए। आपने कुछ नाम गिनाए, एक नाम छूट रहा था उसमें, किरण रिजिजू था, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री। सबसे पहले उन्होंने धमकाया सुप्रीम कोर्ट को, धमकी दी जो तारीख लगी थी वक्फ को लेकर उसके एक दिन पहले, कि अगर न्यायपालिका विधायिका में हस्तक्षेप करने लगेगी तो क्या होगा, और कल अगर विधायिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप करे तो कल्पना कर लीजिए। और राज्यपालों की भूमिका को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, निर्देश था। यह सोची समझी रणनीति इस रूप में है कि इस वक्त देश में बीजेपी ने, मोदी शाह ने लगभग सब संस्थाओं को खामोश कर दिया है, उनकी चूड़ी टाइट कर दी है। चाहे स्वतंत्र जांच एजेंसियां हो, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो, चुनाव आयोग हो, सब उसके पाले में जाकर बैठ चुके हैं। विपक्ष को खत्म करने की जो कोशिशें चल रही वो हम लगातार देखते हैं। राहुल गांधी की नागरिकता छीन लो, राहुल गांधी को जेल भेज दो नेशनल हेराल्ड के केस में। अब बचा कौन था? सिर्फ न्यायपालिका। लोकतंत्र पर आज जो खतरे हैं, संविधान जिस तरह खतरे में है, उसमें एकमात्र उम्मीद की किरण सर्वोच्च न्यायालय बचा था। तो अब उसके नट बोल्ट कसना है, ये योजना है। सोच समझ कर दिया गया बयान है। पिछले 3-4 बयान है, वे भी उसी रणनीति का हिस्सा है। जेपी नड्डा ने अपने नेताओं, अपने दोनों सांसदों निशिकांत और दिनेश शर्मा, इनके बयानों से पल्ला भले झाड़ लिया हो, लेकिन अंदर खाने बात वही है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह
टाइट करो। लगातार ये हमारे काम में हस्तक्षेप कर रहा है, ऐसा उनका आरोप है। कानून की समीक्षा करने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट को हमेशा से, कहीं नहीं लिखा संविधान में। आप कल्पना करके देखिए कि अगर पूर्ण बहुमत हो किसी पार्टी का, मान लीजिए नरेंद्र मोदी बीजेपी का, दोनों सदनों में, अगर वो किसी दिन ये कानून पारित करके ऐलान कर दे कि भारत कल से हिंदू राष्ट्र होगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है। वो किन किन आधार पर समीक्षा कर सकता है ये भी स्पष्ट है। नंबर एक, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो संसद द्वारा बनाए गए कानून से, तो उसकी समीक्षा कर सकता है। नंबर दो, अगर संविधान के मूलभूत ढांचे को कोई नुकसान हो रहा हो तब हस्तक्षेप कर सकता है। तीसरा, जो संघीय ढांचा हमारे देश का, राज्य और केंद्र के रिश्तों में राज्यों के अपने अधिकार हैं, कानून बनाने के भी उनके अधिकार हैं। अगर केंद्र उसमें अतिक्रमण कर रहा है, संसद उसमें अतिक्रमण कर रहा है राज्यों के अधिकार में, और ऐसा करके वो कोई कानून बना ले, तब भी सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता है, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसी को तो काटने, कर्टेल करने की, उसको छांटने की कोशिश बीजेपी कर रही है। वरना कोई कारण नहीं, आज तीसरा दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लाइन का ट्वीट कर देते कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जेपी नड्डा की कौन सुन रहा है? जेपी नड्डा के खिलाफ तो अभियान शुरू हो गया शाकिर। पूरा बीजेपी का अंधभक्तों का जो हमला है, उनकी जो ट्रोल आर्मी है, वो जेपी नड्डा को गरिया रही है कि तुमने तो नूपुर शर्मा के मामले में भी यही किया था। एक और किसी मामले का जिक्र करते हैं, और अब निशिकांत दुबे को पार्टी खामोश करने की कोशिश कर रही है, आपने उसका साथ छोड़ दिया। ऐसे ऐसे ट्वीट आ रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। लाखों फॉलोअर वाली ट्विटर हैंडल है। कट्टर बीजेपी समर्थक, कट्टर मोदी समर्थक, वे जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गालियां दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने निशिकांत दुबे के बयान से पार्टी को अलग कर लिया। पर वे सारे छोटे कार्यकर्ता ट्रोल नहीं जानते कि असल में योजना जो है वो है सुप्रीम कोर्ट को टाइट करने की, वक्फ के मामले में या आने वाले कल के और दूसरे मामलों में वो कोई ऐसा फैसला न करे जिससे मोदी शाह को परेशान होना पड़े। तो मैं इससे कोई फौरी तौर पर दिया गया बयान नहीं मानता। मैं मानता हूं ये सोची समझी रणनीति है, और उनके बयान को सत्ता के शीर्ष से सहमति और समर्थन प्राप्त है। जी। तो राकेश जी, अगर निशिकांत दुबे ये कहते हैं कि देश पे गृह युद्ध या धर्म युद्ध छिड़ गया है सीजीआई की वजह से, तो सीजीआई की वजह से क्यों? ये तो सत्ता में बीजेपी है केंद्र में, उसके पास आर्मी भी है, तमाम केंद्रीय फोर्सेस भी हैं, कानूनी अधिकार भी हैं। कहां गृह युद्ध छिड़ा है, कहां धर्म युद्ध छिड़ा है? कमजोरी आपकी है इसका मतलब? अगर छिड़ गया है निशिकांत दुबे को, वो दिखाई दे रहा है किसी टेलीस्कोप से, बाइस्कोप से, तो फिर उस टेलीस्कोप या बाइस्कोप को प्रधानमंत्री के पास ले जाकर उन्हें भी दिखाइए और बताइए कि आपके प्रधानमंत्री हैं और आपके रहते देश पे गृह युद्ध छिड़ गया है, आप रोक नहीं पा रहे हैं। तो इस पे सीजीआई को आप सीधे टारगेट करके क्या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फैसला हमारी मर्जी से आएगा, तब तो आप कानून के सर्वोपरि जजेस में से हैं, और अगर आप हमारे फैसला, आपका फैसला हमारे खिलाफ आता है तो फिर हम आपको ट्रोल करेंगे। ये शायद इस वजह से भी हो रहा है कि कुछ जजेस दबाव को कबूल करते हैं और राज्यसभा चले जाते हैं, और कुछ लोगों पर दबाव इसीलिए डाला जाता है कि मान लीजिए राज्यसभा चुन लीजिए या ये कुर्सी छोड़ दीजिए। देखिए, मैंने जिस दिन निशिकांत दुबे का बयान सुना था, मैंने 3 सवाल पूछे थे, वही मैं दोहराता हूं। नंबर 1, इस देश में अगर गृह युद्ध चल रहे हैं, उन्होंने कहा जितने, बिल्कुल यही शब्द है उनका, जितने का मतलब है एक से अधिक बहुवचन में कह रहे हैं, यानी अनेक गृह युद्ध चल रहे हैं। तो अगर इस देश में गृह युद्ध चल रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, देश के सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, सारी यूनिफॉर्म फोर्सेस क्या कर रही हैं? गृह युद्ध रोकने के लिए कौन सी कोशिश अभी तक अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने की है? ये किसकी फेल्योर है, नाकामयाबी? नंबर 2, मैंने सवाल पूछा है,
कृपया बताएं निशिकांत दुबे जी कि देश में किन किन राज्यों में, किन किन जिलों में, किन तहसील में, किन कस्बों में, किन गांव में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। गृह युद्ध कोई ऐसी चीज तो है नहीं, कोई कंप्यूटर गेम तो है नहीं जो बच्चे खेलते रहते हैं, कहीं तो खून खराबा हो रहा होगा। तो वो जानकारी दें निशिकांत दुबे, और जिलों की, राज्यों की, क्षेत्रों की जानकारी दें जहां जहां गृह युद्ध चल रहा है, सरकार को सूचित कर दें। नंबर 3, अगर निशिकांत दुबे को यह मालूम है कि देश में जितने गृह युद्ध चल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी सीजेआई संजीव खन्ना की, नाम लेकर उन्होंने कहा, तो अगर वे जिम्मेदार हैं तो सरकार हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठी है? देश में चल रहे इतने गृह युद्धों के लिए संजीव खन्ना नाम के एक सज्जन आरोपी है, सत्ताधारी पार्टी के सांसद के पास पुख्ता जानकारी है, तो उसकी जानकारी के आधार पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही? अगर हम मुहावरे में कहें तो गृह युद्ध अकेले मणिपुर में चल रहा है, बाकी सब जगह गृह युद्ध की तैयारी चल रही है, अभी नहीं चल रहा है गृह युद्ध। और उस तैयारी में वही लोग लगे हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं। तो निशिकांत दुबे कह किससे रहे? सीजीआई कैसे जिम्मेदार है? और अगर वे जिम्मेदार हैं, आपके पास कानून है, आप सरकार में हैं, अगर उनको इम्यूनिटी हासिल है तो राष्ट्रपति से पूछें, महाभियोग लाएं, महाभियोग लाकर पद से हटाकर मुकदमा दर्ज करें। लेकिन वे जानते हैं उनका जो समर्थक तबका है उसके पास तर्क की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने कह दिया सीजीआई गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं, तो उनके समर्थकों का हाल यह है, उन्होंने मान लिया। इसीलिए जेपी नड्डा को ट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें गाली दे रहे हैं ये लोग। मेरा स्पष्ट मानना यह है कि ये सारी चीजें जानबूझकर की जा रही है, वरना कोई सांसद ये कह ही नहीं सकता कि देश में गृह युद्ध चल रहे हैं और सीजीआई उसके लिए जिम्मेदार है। आजाद भारत में आज तक सीजीआई पर ऐसा आरोप किसी ने नहीं लगाया। असहमतियां रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना, निंदा भी हुई है, कोई अपराध नहीं है कानून में। लेकिन इतना गंभीर, इतना भयानक आरोप, वो भी सत्ताधारी पार्टी के सांसद की ओर से, आश्चर्य की पराकाष्ठा है। जी राकेश जी, पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त डीवाई कुरैशी को लेकर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया निशिकांत दुबे ने, क्या इसको भी इग्नोर करेंगे प्रधानमंत्री? एक तरफ तो कहते हैं कि मुसलमानों को पंचर जोड़ने पे कांग्रेस ने लगा दिया, अगर इस्तेमाल होता तो ना जाने मुसलमान कहां कहां पहुंचे होते वक्त की प्रॉपर्टी का। अब एक मुसलमान चुनाव आयुक्त की कुर्सी तक पहुंचा, आप उसके मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले को ये भी नहीं कह पा रहे कि चुप हो जाओ, तुम कह किससे रहे हो? ये किस तरह का बयान है? क्यों डीवाई कुरैशी को, एसवाई कुरैशी को लेकर इतना आग बबूला हो गए निशिकांत दुबे? क्या ये वही रमेश हुदुड़ी वाला पैटर्न है जो उन्होंने दानिश अली को लेकर कहा था? क्या वही एक सीक्वेंस है, वही मानसिकता है? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी हिंदू मुस्लिम राजनीति के सिवा और कुछ जानती ही नहीं है। इसलिए कितने प्रतिष्ठित मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके व्यक्ति के बारे में ये कहना कि वो मुस्लिम आयुक्त थे, इससे ज्यादा अपमानजनक बात और कोई हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री ईद के समय पर, ईद के मौके पर सौगाते ईद बांटे, सौगाते मोदी बांटे, और उनके ही पार्टी का सांसद इतने बड़े पद पर रह चुके, संवैधानिक पद पर रह चुके व्यक्ति को मुस्लिम आयुक्त कहे, यानी सिवाय हिंदू मुस्लिम राजनीति को गरमाए रखने के अलावा ये और कुछ नहीं है। औरंगजेब का मुद्दा ठंडा हो गया, दूसरा कोई मुद्दा चल नहीं पा रहा, तो अब उन्होंने एक नौकरशाह को ढूंढ लिया, उस पर आरोप लगाने लगे। जब उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहे थे, जब वे चुनाव आयुक्त थे, तब क्यों नहीं बोली भी भारतीय जनता पार्टी? सिर्फ किसी नाम के बहाने, मुस्लिम नाम के बहाने अपनी नफरत की राजनीति को चमकाने की कोशिश के सिवा निशिकांत दुबे और कुछ नहीं कर रहे। हाँ, अगर उनके आरोपों में कोई ऐसी तथ्यात्मक बात होती कि एसवाई कुरैशी ने पद पर रहते हुए कोई ऐसा काम किया है, तो आप उसी समय कहते, उसी समय रोकते टोकते।
सिर्फ मुसलमान है इसलिए तो गाली नहीं दे सकते। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति को गरमाए रखने की कोशिश है, इसके सिवा कुछ नहीं। राकेश जी, आखिर में एक सवाल ये कि बयान दिया निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अब तक का सबसे विवादास्पद, सबसे शर्मनाक बयान दिया। पूर्व मुख्य चुनाव आयोग की सीधे तौर पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अवमानना की है, मानहानि की है, लेकिन ना पूर्व चुनाव आयोग और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुमोटो कोई संज्ञान लिया, ना ही अवमानना का कोई मामला अब तक, ना एफआईआर अब तक। क्यों आखिर खामोशी हो जाती है इस तरह के बयानों पर? क्या ये हौसला अफजाई नहीं होती ऐसे लोगों की? क्या इन लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलता कि आप बयान देते रहिए, कुछ नहीं होगा, लोग ये कहते रहेंगे अरे ये तो एफआईआर क्या, ये लोग तो ट्वीट भी नहीं कर सकते, नाम लेकर ट्वीट भी नहीं कर सकते। क्या इस पर सीरियसली कुरैशी साहब को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ही लेना चाहिए। कुरैशी साहब तो अब रिटायर हो गए, वे जानते हैं मुसलमानों को लेकर बीजेपी के नेताओं की क्या सोच है, कैसी सोच है। यद्यपि उन्हें भी जाना चाहिए, अगर इतना बड़ा आरोप उन पर लगाया है, उनकी मानहानि हुई है, उन्हें भी मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। उसके लिए तो उन्हें किसी की अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की परमिशन नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में कानून है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, उसके अंतर्गत आपको या तो अटॉर्नी जनरल से या सॉलिसिटर जनरल से अनुमति लेना पड़ेगी, तब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा। आज जस्टिस गवई ने यही कहा है कि हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, आप तो अटॉर्नी जनरल के पास जाइए। लेकिन असल में होता यह है कि जब जब सत्ताधारी पार्टी के लोग, नेता इस तरह के बयान देते हैं, तब तब समाज का बाकी तबका खामोश रह जाता है। इन्हें माकूल और मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए कानूनी माध्यम से। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इतने गंभीर और आपत्तिजनक बयान के बावजूद खामोश रह जाते हैं, कोई मुकदमा अपनी तरफ से कंटेम्प्ट का दर्ज नहीं कराते, सजा नहीं कराते निशिकांत दुबे को, तो ये माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जमीर भी मर चुका है। अगर उनका जमीर जिंदा है तो उन्हें इस पर सुओ मोटो स्वतः ही मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए था कंटेम्प्ट का। इन याचिकाओं की भी जरूरत नहीं थी। और सबसे आखिर में, सबसे अंत में, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं कि देश के मुखिया कभी भी इन चीजों के खिलाफ नहीं बोलते, वे इन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते। एक बार वे कड़क होकर अगर कह दें, एकदम कड़ाई से कह दें कि मैं नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री, इस तरह की हिंदू मुस्लिम नफरत वाले भाषणों को स्वीकार नहीं करूंगा, फिर देखते हैं निशिकांत दुबे कैसे कह देते हैं एसवाई कुरैशी को मुस्लिम आयोग। नहीं कह पाएंगे। लेकिन चूंकि गंगोत्री से गंगा बह रही है, तो नीचे बाकी लोगों को क्या दोष देगा। बहुत शुक्रिया राकेश जी, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।